हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज के ईजान एफएफ का नाम है फेल इन लव विथ माय किडनैपर। इस स्टोरी में इबो टॉप एंड जाउजन बॉटम है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक सुनसान रोड पर एक वाइट कार बहुत ही टूटे फूटे कंडीशन में बहुत ही हाई स्पीड पर चल रहा है। उस वाइट कार के पीछे और भी दो तीन कार उस वाइट कार को पकड़ने की कोशिश करते हुए फुल स्पीड पर उस वाइट कार के पीछे भागे जा रहा है। एंड उन सारे कार में से लगातार बहुत सारे बुलेट उस वाइट कार के तरफ फायर किए जा रहा है। उस वाइट कार के अंदर फर्स्ट सीट पर बैठा एक छोटे से 17 साल का लड़का ये सारा चीज़ें देख के डर कर पैनिक करके ड्राइव करता हुआ अपने पापा को बोलता है, अब क्या होगा डैड? क्या हम सब मर जाएंगे? ये सुनकर उस लड़के के डैड बोलता है, नहीं, हम सब नहीं, सिर्फ मैं एंड तुम्हारे मॉम इस कार में रहेंगे। कुछ दूर जाके एक सुनसान जगह ढूंढ के एक ग्रास लैंड पर मैं तुम एंड तुम्हारे जीजिए को फेंक दूंगा। तुम अपने जीजिए का ख्याल रखना, उसे गोली लगी है। हमारे पीछे वो सारे कार चले जाने के बाद तुम जीजिए को कंधे में कैरी करके जो बस स्टॉप हमने कुछ दूर पहले ही छोड़कर आया है वहाँ तक चले जाना। एंड वहाँ पर जाके कोई जगह ढूंढ के छुपे रहना। एक अंकल आएगा तुम लोगों को लेने। उसका नाम रॉजर है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। आज से वही तुम्हारा पेरेंट है, तो उसे रिस्पेक्ट करना एंड उसकी हर बात मानना। अब तैयार हो जाओ, अपने सिस्टर को आगे लाओ जल्दी। अपने पापा के ये सारे बातें सुनकर वो 17 साल का लड़का रोते हुए अपना फेस ना में हिलाकर बोलता है, नहीं, मुझे नहीं जाना। अब और मोम कार पे क्यों रहेंगे? हमारे साथ क्यों नहीं आएंगे? आप ऐसे बातें क्यों बोल रहे हैं डैड? उस लड़के का डैड ड्राइव करते हुए अपने लाल लाल आंसू भरे आंखों में एक बार बच्चे की तरफ देखकर फिर डाइव करते हुए उस लड़के का हाथ पकड़कर डार्क वॉइस में बोलता है, स्टॉप क्राइंग इवो। आज के बाद फिर कभी मत रोना। आई वॉन्ट यू टू बी स्ट्रॉन्ग। तुम्हारे मोम को हार्ट पे गोली लगी है, शायद अब तक वो मर भी गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे मोम को छोड़कर नहीं जा सकता। एंड हमारे पीछे जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी तो डाइवर्ट करना पड़ेगा। सो बी स्ट्रॉन्ग। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। ये बातें सुनकर ईवो पीछे बैठा अपने मोम एंड जीजिए के तरफ देखकर फिर विंडो से एक बार पीछे देखता है एंड कॉन्फ्यूज होकर फ्रस्ट्रेटिंगली सैड वॉइस में अपने डैड से पूछता है, पर वो लोग क्यों हमें मारना चाहते हैं डैड? ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? ईवो के बातें सुनकर मिस्टर वांग कुछ सोच के मोकिंगली मुस्कुरा के ईवो से सीरियस वॉइस में बोलता है, सारी बातें मैं तुम्हें अब बता नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पर इतना जान लो कि इन सब चीज़ें जाओ इंडस्ट्रीज़ के मालिक जाओ सू एंड लाओ इंडस्ट्रीज़ के मालिक लाओ पिंग के वजह से हो रहा है। ये सब उन दोनों के लिए हो रहा है। बस इतना जान लो कि वो दोनों आज से तुम्हारा एनिमी है। अगर तुम फ्यूचर में काबिल हुए देन इन सारे चीज़ों का बदला ज़रूर लेना, और अगर काबिल ना हुए देन उन लोगों से दूर रहना एंड अपने जीजिए का ध्यान रखना। अब जल्दी करो, जीजिए को आगे ले आओ, अभी वो लोग हमसे बहुत दूर है। उस सामने दिखता ग्रासलैंड पर तुम दोनों को फेंक दूंगा। उसके बाद तुम्हारा एंड मेरा रास्ता अलग। मैंने जैसा बोला है बिल्कुल वैसा करना, समझ गए? ईवो अपने डैड के बातें सुनकर ओबीडियंटली सिर हिलाकर पीछे के बैक सीट पर मॉम के हाथ को हक करके गोली लगने के वजह से बेहोश हुआ अपने जीजिए को मॉम से अलग करके खींचकर सामने लाने की कोशिश करने लगता है। कोशिश करते हुए खून में पूरी तरीके से भीगा हुआ अपने मॉम के तरफ देखकर छोटे से ईवो अपने इमोशन को और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलने लगता है, आई लव यू मॉम। डैड, मुझे नहीं जाना आप दोनों को छोड़कर प्लीज़। अगर मरना ही है तो एक साथ मरते हैं ना। मुझे आप दोनों को छोड़कर नहीं जीना है, प्लीज़ डैड। ऐसा बोलकर ईवो रो रहा था। तभी मिस्टर वांग ये सुनकर एंड ईवो के हालत देखकर
अपने मन के इमोशन को छुपाकर गुस्सा दिखा के बोलता है, मैंने तुमसे ऐसी हरकतें एक्सपेक्ट नहीं किया था ईवो। क्या तुम्हारा खून नहीं खोल रहा? क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि जिन्होंने ये सब किया है उनका लाइफ मैं हेल बना दूंगा, कभी उन लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगा? क्या ऐसा सब कुछ अपने आंखों से देखने के बाद भी तुम्हारे मन में उन लोगों के लिए गुस्सा पैदा नहीं हो रहा? क्या तुम उन लोगों को ऐसे ही जाने दोगे? छी वो छी, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बेटा होकर तुम ऐसे नालायकों वाले बातें करोगे। अगर यही तुम्हारा मर्जी है देन ओके। मिस्टर वांग ने इतना बोला ही था कि वो गुस्से में झुलसते हुए अपना आंसू पोंछकर सीरियस वॉइस में बोलता है, नहीं डैड, मैं बदला लूँगा। आप देख लेना, आपका बेटा आपको निराश नहीं करेगा। ऐसा बोलकर ही वो बैक सीट से अपने जीजिए को खींचकर अपने पास फ्रंट सीट पे ले आता है। ये देखकर मिस्टर वांग खुश होकर बोलता है, दैट्स माय बॉय। अपना प्रॉमिस याद रखना एंड अपने जीजिए का ख्याल रखना। याद रखना, मैं एंड तुम्हारे मॉम हमेशा तुम दोनों को ऊपर से देख रहे हैं, ओके? ऐसा बोलकर मिस्टर वांग हाथ बढ़ाकर ईवो के साइड के कार का दरवाज़ा खोलकर अपने जीजिए को टाइटली हक किया हुआ ईवो को जोर से धक्का दे देता है एंड ईवो अपने जीजिए के साथ एक ग्रास लैंड पर गिर के रोल करते हुए थोड़ा नीचे चला जाता है। फिर मिस्टर वांग के कार फुल स्पीड में वहाँ से चले जाता है एंड उसके पीछे बहुत सारे कार उस कार को फॉलो करते हुए चले जाता है। सारे कार चले जाने के बाद वो उठ बैठकर दूर अपने डैड के चले जाते हुए कार की तरफ देखकर सैडली अपनी आंखों से बहता आंसुओं को पोंछकर फिर अपने बेहोश पड़ा जीजिए को बहुत कष्ट करके अपने बैग पे कैरी करके उठ खड़ा होकर अपने डैड का कहा मानकर आहिस्ता आहिस्ता बस स्टॉप की तरफ चलने लगता है। वही दूसरे ओर कार चलाते हुए मिस्टर वांग अपने फ्रेंड रॉजर को फ़ोन करके बोलने लगता है, हेलो रॉजर, ये मैं वांगचंग बोल रहा हूँ। मेरा बात ध्यान से सुन। मैंने एक नंबर भेजा है, उस नंबर का जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके मेरे दोनों बच्चे को जल्दी से आकर ले जा। उन दोनों को तेरे जिम्मेदारी पर छोड़कर जा रहा हूँ। उन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना, हमारा कमी महसूस होने मत देना। प्लीज़ ब्रो, समझ लेना, ये मेरा आखिरी ख्वाहिश है। इतना बोलने पर ही मिस्टर वांग के फ़ोन का बैटरी ख़त्म होकर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है एंड दूसरे ओर से मिस्टर वांग का बेस्ट फ्रेंड रॉजर कॉन्फ्यूज़ होकर बार बार हेलो बोलते हुए आखिर में कुछ चीज़ें समझ के ओवरफ्लोइंग इमोशन के वजह से फ्लोर पर घुटने टेक कर बैठ के साइलेंटली रोने लगता है। जब रॉजर ईवो एंड उसके जीजिए साओ को ढूंढकर घर ले आता है तब ईवो एंड साओ दोनों का ही हालत बहुत ख़राब हो गया था। रॉजर घर पे डॉक्टर बुलाकर उन दोनों को ट्रीटमेंट करवाता है जिस वजह से ईवो कुछ दिनों के अंदर ही कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। पर साओ का पैर पर गोली लगने के कारण एंड ट्रीटमेंट मिलने के देरी के वजह से उसका वो गोली लगा एक पैर पूरी लाइफ के लिए कम्प्लीटली डिसेबल हो जाता है। ये देखकर ईवो बहुत सैड एंड एक ही साथ उन दोनों पर्सन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है जिन दोनों का नाम उसके डैड ने उसे बोला था। असल में जिसके वजह से ये सारा कुछ ईवो के फैमिली के साथ हुआ है। वो मन में कुछ ठान कर एक दिन रात को रॉजर के लाइब्रेरी पर घुसकर सोफे पर बैठा रॉजर के आगे घुटने टेक कर सीरियस वॉइस में बोलता है, अंकल, मुझे मेरे एनिमी से बदला लेना है। क्या आप इसमें मेरा मदद करेंगे प्लीज़? ईवो के ये बात सुनकर रॉजर पजल्ड होकर पूछता है, तुम्हारा एनिमी कौन है? क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ बताया है? ईवो सिर हाँ में हिलाकर अपने पापा के कही गई हर एक बात रॉजर को खुलकर बोलता है। रॉजर सारा चीज़ें सुन के वेरी सीरियस होकर डेंजरियस डार्क वॉइस में बोलता है, ओके, मैं बाकी का इन्फॉर्मेशन खुद जुगाड़ कर लूँगा। फिर उन दोनों को मेरे बेसमेंट में ले आकर कुत्तों के मौत मारूंगा। आई प्रॉमिस यू चैंग, तुझे जस्टिस दिए बिना मैं चैन नहीं लूँगा। रॉजर ऐसा बोल रहा था तब ईवो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, मुझे भी बदला लेना है। मैंने डैड से वादा किया है
मैं उन दोनों को अपने हाथ से मारकर मेरा प्रॉमिस निभाना चाहता हूँ। प्लीज़ अंकल, आई नीड योर हेल्प। आपके हेल्प के बगैर मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग बनना है, जिससे मैं सक्सेसफुली अपना बदला ले सकूँ। ईवो के सारे बातें सुनकर रॉजर खुश होकर एक सेटिस्फाइंग स्माइल देकर बोलता है, दैट्स माय बॉय। मैंने वांग चैंग के बेटे से यही एक्सपेक्ट किया था, पर तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। गन चलाना, नाइफ स्किल, फाइटिंग, ऐसे और भी बहुत स्किल सीखना पड़ता है एक स्ट्रॉन्ग मजबूत पर्सन बनने के लिए। थिंक वेरी केयरफुली, कैन यू डू इट? ये सुनकर ईवो इंस्टेंटली सिर हाँ में हिलाकर बोलता है, हाँ, मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है। अब जो जो बोलेंगे मैं वो सब कुछ करूँगा। बस मुझे एक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है। ये बात सुनकर रॉजर अंडरस्टैंडिंग वे में मुस्कुरा के हाँ में सिर हिलाकर बोलता है, ओके, कम हेयर। रॉजर का बात मानकर ईवो फ्लोर से उठकर रॉजर के पास जाता है एंड रॉजर 17 साल के छोटे से ईवो को प्यार से अपने गोद में बिठाकर सिर पर हाथ फिरा के बोलता है, सो आज से तुम्हारा एंड मेरा मकसद एक ही है। कल से तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। जब तुम बड़े होकर ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे, तब हम दोनों हमारा बदला लेंगे, ओके? लीबो ये सुनकर सीरियस फेस एक्सप्रेशन लेकर अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड इसके बाद पूरे 5 साल बीत जाता है। अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके 22 ईयर ओल्ड का ईबो हर चीज़ में एक्सपर्ट बन के एक वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटर बन जाता है। ईबो का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसके 22 ईयर के बर्थडे पर रॉजर उसको एक कमरे पर ले जाता है एंड उसे एक नाइफ, गन एंड और भी बहुत तरीके के हथियारों से भरा वॉल को दिखाकर बोलता है, लो, इनमें से किसी एक को चुन लो। ये तुम्हारा ट्रेनिंग सक्सेसफुली ख़त्म करके एक वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटर बनने की खुशी पर मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है। ईवो एक बार अपने अंकल रॉजर के तरफ देखकर फिर आगे बढ़ के एक वेरी ब्यूटीफुल रिवॉल्वर अपने हाथ में उठा लेता है। इस रिवॉल्वर को देखकर रॉजर बोलता है, गुड चॉइस, बट टेक दिस नाइफ ऑल्सो एंड कल सुबह के मिशन के लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनकर ईवो अपने रिवॉल्वर को अपने बॉडी में क्लॉथ के अंदर छुपा के रख के फिर नाइफ के शार्पनेस चेक करते हुए वेरी डार्क वॉइस में बोलता है, मैं तो 5 साल से रेडी हूँ अंकल। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये सुनकर रॉजर सिर हाँ में हिलाकर बोलता है, डोंट बी लाइक दिस। डोंट फॉरगेट, हम दोनों का मकसद एक ही है एंड यू आर माई बॉय। इट्स माई ड्यूटी। सो इस चीज़ के लिए मुझे थैंक्स बोलने का ज़रूरत नहीं है। एंड क्या तुम साओ के पास गए थे? ईबो सिर नामे हिलाकर बोलता है, नहीं, जीजीए के पास जाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। मैं बाद में चला जाऊंगा। ये सुनकर रॉजर ईबो को डांट लगाकर बोलता है, साओ इज़ योर ओनली फैमिली नाउ, सो डोंट नेग्लेक्ट हर। हादसे की वजह से वो पूरी तरीके से टूट गया है, हमेशा सहमा सहमा रहता है। उसके ऊपर से उसका डिसेबल पैर उसे और वीक बना दिया है। ऐसे में तुम उसके एकलौते छोटे भाई अगर उसे नेग्लेक्ट करोगे, उससे दूर दूर रहोगे, देन वो और डिप्रेस हो जाएगा एंड अगर उस डिप्रेशन में उसने कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ले लिया, देन तुम अपने आखिरी फैमिली पर्सन को भी खो दोगे। ये सुनकर ईबो एकदम से पैनिक करके बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ईबो के इस पैनिकनेस को देखकर रॉजर आगे बढ़ के ईबो के कंधे पर थपथपा के बोलता है, ऐसा ना हो इसीलिए अपने सिस्टर के साथ थोड़ा पर्सनल टाइम बिताया करो, उसे होल हार्टेडली चेरिश करो एंड उसे दिखाओ तुम उससे कितना प्यार करते हो। उसे ये महसूस करवाओ कि उसे तुम्हारे लिए जीना होगा, तुम्हें उसकी कितना ज़रूरत है, समझे? ये सुनकर ईबो सहमे सहमे वॉइस में बोलता है, पर जीजीए के पास जाते ही उनका वो सैड फेस एंड डिसेबल पैर को देखकर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे अपने पास्ट के कमजोरियाँ याद आ जाता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये बातें सुनकर रॉजर बोलता है, अपने कमजोरियाँ कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए। तुम भी भूलने का कोशिश मत करो।
हमेशा याद रखना, काम अपने जगह पर होता है एंड फैमिली अपने जगह पर। अपने सिस्टर के लिए जो प्यार तुम्हारे मन के अंदर है उसे जीजिए को दिखाओ। शायद तुम्हारा प्यार पाके वो फिर से खुश हो जाए एंड पहले जैसे मुस्कुराने लगे। रॉजर की बात सुनकर ईवो कुछ सोचकर हाँ में सिर हिलाता है एंड उस रूम से निकल जाता है। रात को अपने जीजिए के कमरे में आहिस्ता से घुसकर धीरे धीरे चल के बेड के पास जाता है ईवो। फिर अपने सोता हुआ जीजिए के पैर के पास बैठकर अपने टियारी सी आंखों में पैर के तरफ देखकर आहिस्ता से बोलता है, आई एम सॉरी जीजिए, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे पता है आपको ऐसे जीने में बहुत घुटन महसूस होता है, पर आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके इस हालत के लिए उन लोगों से बहुत जल्द बदला ले लूँगा। फिर हम खुशी खुशी हमारे एक नए घर में एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। तब मैं अपना सारा टाइम आपके साथ बिताऊंगा। आपको कभी ये डिसेबिलिटी फील नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। पर जब तक मैं अपना मिशन कंप्लीट करके आपके पास ना आ जाऊँ, क्या तब तक आप मेरे लिए अपना ध्यान रखेंगे प्लीज़? ऐसा बोलते हुए ईवो के आंखों से एक बूंद आंसू बह के साव के पैर के ऊपर गिरता है एंड तभी अचानक सोता हुआ साव कामली बोलता है, 5 साल बाद तुम्हें अपने जीजिए के पास आने का साहस मिल गया। मैं हमेशा सोचता था कब तुम दूर से छुप छुप के देखने के बजाय मेरे पास आकर मुझसे बात करोगे। बट देखो, तुमने इतने से चीज़ों के लिए 5 साल लगा दिया। क्या मैं भी तुम्हारे रिक्वेस्ट एंड सवालों का जवाब 5 साल बाद दूँ? ईवो साव को ऐसे बातें बोलते सुन सैड होकर साव के पैर को दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, आपको जैसा ठीक लगे, पर क्या आप मुझसे नाराज़ है जीजिए? आई नो मैंने गलती किया है, पर आपके सामने खड़े होने का साहस मुझ में नहीं था, इसलिए बहुत कोशिश करके भी हिम्मत जुटाकर कभी आपके सामने नहीं आ पाया। मैं शायद आज भी नहीं आता, पर अंकल ने बोला आप बहुत सहमे सहमे रहते हैं, इसीलिए। साओ अब उठ बैठकर ईवो के हाथ से अपने पैर को छुड़ाकर गुस्से वाले वॉइस में बोलता है, इसीलिए तुम्हें ज़बरदस्ती आना पड़ा राइट? पर क्यों? जब तुम इतने साल तक मेरे उदासी, मेरे अकेलापन को इग्नोर किया, देन आज क्यों नहीं? आज भी तो वैसा कर सकते थे ना? बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हें उस दिन उतने कष्ट करके मुझे कैरी करके ले आने का ज़रूरत ही नहीं था। कम से कम मुझे ये डिसेबल लोनली ज़िंदगी तो नहीं जीना पड़ता ना। अब इस हालत में मैं सिर्फ एक बर्डन बन चुका हूँ। ये सुनकर ईवो साव के बातों को काट कर सैडली सीरियस वॉइस में बोलता है, अब बर्डन नहीं है, अब फिर कभी ऐसा बातें मत बोलना। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग जीजिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जो बोलोगे मैं वो करूँगा, बट प्लीज़ आगे से ऐसी बातें मत बोलना। ऐसा बोलते हुए ईवो के आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिरने लगता है। ये देखकर साव गुस्से में बोलता है, यहाँ पे आओ। ये बात सुनकर ईवो ओबीडियंटली चुपचाप अपने जीजिए के पास जाकर बैठता है। तब साव अपने हाथ से ईवो के आंखों का आंसू पोंछकर फिर ईवो को प्यार से गले लगाकर केयरिंगली बोलता है, डोंट बी लाइक दिस। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, ना ही कभी होऊंगा, पर आगे से मुझसे ऐसे दूर दूर मत रहना, बिकॉज मुझे लोनली रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बात सुनकर ईवो मुस्कुराकर अपनी जीजिए को हक करके बोलता है, आई प्रॉमिस जीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। साउ ईवो के शोल्डर पर टैप करके बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, अब छोड़ो मुझे। बात मानकर ईवो जल्दी से साउ को छोड़ देता है एंड साउ मुस्कुराकर बोलता है, ऐसे टाइटली कौन हक करता है ईवो? वैसे तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? कितने मस्कुलिन हो गए हो? अब तुम पर मुझे डाउट हो रहा है, क्या तुम सच में मेरा भाई हो या कोई और? साव को ऐसे बोलते देख ईवो जल्दी से सीरियस होकर बोलता है, नहीं जीजिए, मैं सच में आपका भाई ईवो ही हूँ। मेरा बिलीव कीजिए, मेरे आईब्रो के पास यहाँ पर एक तिल देखकर भी आपको डाउट हो रहा है। ऐसा बोलकर ईवो उंगली से अपने आईब्रो के तरफ दिखाने जाता है। तभी साव
बहुत जोर जोर से मुस्कुराते हुए बोलता है, वाओ, तुम तो सिर्फ बाहर से बड़े हुए हो। तुम्हारा ब्रेन अभी भी पहले जैसा डमी है। मैं तो बस मजाक कर रहा था एंड तुमने उसे सीरियस ले लिया। ईवो, यू आर रियली वेरी फनी। साव को ऐसे मुस्कुराते हुए देख ईवो खुश होकर बोलता है, आपको ऐसे मुस्कुराते हुए बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ। प्लीज़ बी ऑलवेज हैप्पी जीजिए। प्लीज़ मेरे लिए ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहना। ईवो का बात सुनकर साव मुस्कुराना बंद करके टीजिंगली बोलता है, ये सब मीठी मीठी बातें अपने वाइफ के साथ करना तुम पर लट्टू हो जाएगा। अब जाओ, बहुत रात हो गई है। अपने रूम पे जाकर सो जाओ, वरना नींद कंप्लीट ना होने के वजह से तबीयत खराब हो सकता है। ये वो हाँ में सिर हिलाकर पीछे मुड़कर चले ही जा रहा था, पर तभी कुछ याद करके पीछे मुड़कर बेड के पास फ्लोर पर नी के बल बैठ के साव का दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ के सीरियस वॉइस में बोलता है, मैं कल एक वेरी इम्पोर्टेंट काम के लिए कहीं जा रहा हूँ। पता नहीं कब वापस आऊँगा। मुझे बहुत टाइम भी लग सकता है। इसीलिए आप चिंता मत करना। काम खत्म होने के तुरंत बाद मैं लौट आऊँगा, ठीक है? हैव ए वेरी गुड स्लीप कीजिए। ऐसा बोलकर कि वो चले जाने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी साव बोलता है, यू टू, मुझे पता नहीं तुम किस काम पे जा रहे हो, बट कुछ भी हो, अपना ध्यान रखना एंड सही सलामत मेरे पास लौट आना। वो अपना सिर पीछे घुमाकर एश्योरिंग स्माइल करके बोलता है, अब भी अपना ध्यान रखना एंड आई प्रॉमिस, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके पास सही सलामत वापस आऊँगा। दूसरे दिन सुबह सुबह जाओ मेंशन में वेरी बिग कियोस होने लगता है, क्योंकि जाओजन का सिस्टर यानली जिस कार में बैठकर एज ए ब्राइड वेडिंग वेन्यू में पहुंचने वाला था, वो कार अचानक से एंड मौके पर खराब हो गया है। इसीलिए यानली वेरी सैड होकर ड्राइवर एंड बाकी सभी पर गुस्सा कर रहा है। तभी जाओजन कहीं से यानली के पास आकर उसे समझाते हुए बोलता है, प्लीज़ कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, मेरा कार लेकर चले जाइए। वैसे भी एक कार एंड मेरा कार का कलर बिल्कुल सेम है। सिर्फ थोड़ा सा सजा देने से बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। अब खामों का स्ट्रेस मत लीजिए। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिए, वरना वेडिंग वेन्यू पे पहुँचने में देर हो जाएगा। माँ पापा ऑलरेडी 20 टाइम फ़ोन कर चुके हैं। जाओजन का बात सुनकर यानली हाँ में सिर हिलाकर बोलता है, ठीक है, बट तुम तो मेरे मेन ब्राइडमेड हो ना। अगर तुम ना गए तो कैसे होगा। मेरा फ्रेंड इन टाइम पर मना कर दिया, इसीलिए कोई रास्ता ना पाके तुम्हें मेन ब्राइडमेड बनाने के लिए राजी किया। पर आखिर फिर से ये सब इंसिडेंट हो गया। आखिर ये सब मेरे वेडिंग के दिन ही क्यों हो रहा है। क्या आज मेरा शादी कैंसिल हो जाएगा। यानली के ये पैनिकनेस देख के जाओसन मुस्कुरा कर बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, आपका वेडिंग कैंसिल नहीं होगा। आप इस कार को लेकर जाइए। आप जब तक वेडिंग वेन्यू पहुंचेंगे तब तक शायद ड्राइवर अंकल ये वाला कार ठीक कर लेगा, सो मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए। जाओजन का बात सुनकर यानली जाओजन के पास आकर सिर पर हाथ फिरा के मुस्कुराकर बोलता है, तो फिर ठीक है, बट प्रॉमिस मी तुम सही टाइम पर आ जाओगे। जाओजन सिर हाँ में हिलाकर बोलता है, प्रॉमिस। अब जल्दी निकलो, वरना आपके शादी पर आप ही लेट पहुंचेंगे। अब तक शायद बादर इन लॉ रो भी रहे होंगे ये सोचकर कि शायद आपने शादी कैंसिल कर दिया। ये बात सुनकर यानली मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना। ऐसा बोलते हुए यानली ड्राइवर के साथ जाओजन के कार में बैठकर चला जाता है। जाओजन कुछ टाइम तक मुस्कुरा के हाथ से बाय बाय करने के बाद फिर ड्राइवर के पास जाकर पूछता है, कार ठीक होने में और कितना टाइम लगेगा ड्राइवर अंकल। ड्राइवर कार ठीक करते हुए जाओजन के तरफ देखकर बोलता है, और 5 मिनट लगेगा बेटा। ये सुनकर जाओजन मुस्कुराकर बोलता है, ठीक है, मैं ज़रा अंदर जाकर लिविंग रूम पर बैठता हूँ। ये ग्राउंड बहुत भारी है, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है। ड्राइवर मुस्कुराकर बोलता है,
पर तुम इसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ठीक है, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं कार ठीक होने पर तुम्हें बुला लूँगा। कुछ टाइम बाद जब कार ठीक हो जाता है, तब जाओजाना ड्राइवर जल्दी जल्दी मेंशन से वेडिंग वेन्यू जाने के लिए कार में बैठकर निकल जाता है। पर कुछ दूर जाते ही अचानक कार फिर स्टॉप हो जाता है। तब जाओजन अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था। अचानक ऐसे कार स्टॉप होता देख जाओजन फ़ोन की तरफ से मुंह उठाकर ड्राइवर की तरफ देख के कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ ड्राइवर अंकल? कार स्टॉप क्यों हो गया? क्या फिर से खराब हो गया? ड्राइवर डर डर के बोलता है, नहीं, पर सामने कोई कार हमारा रास्ता ब्लॉक करके रखा है। ड्राइवर का बात सुनकर जाओजन सामने देखता है एंड एक कार को वैसे सच में रोड को ब्लॉक करके खड़ा देख जाओजन इरिटेट होकर बोलता है, और एक नया मुसीबत, पहले ही इतना देर हो गया। ऐसा बोलकर जाओजन विंडो से मुंह निकालकर आगे खड़ा कार को चीख कर बोलता है, हे ब्लैक कार, रोड के बीच से हटो, ऐसे कौन खड़े होता है? आर यू मैड? जाओजन के इतना बोलने पर भी आगे खड़ा कार बिल्कुल नहीं हिलता। ये देखकर जाओजन कॉन्फ्यूज होकर कार में कोई है कि नहीं देखने के लिए कार का दरवाज़ा खोलकर निकलने जाता है। तभी ड्राइवर जाओजन को रोक के बोलता है, नज़दीक जाने का ज़रूरत नहीं बेटा, और कोई रास्ते से चले जाएंगे। जाओजन मना करके बोलता है, नहीं ड्राइवर अंकल, दूसरे रास्ते से जाने से 5-6 घंटे लगेंगे। मैंने जीजीए से प्रॉमिस किया है, देर नहीं कर सकता। कुछ नहीं होगा, अब रुकिए, मैं अभी देख कर आता हूँ कार के अंदर कोई है कि नहीं। ऐसा बोल के जाओजन कार से निकलकर अपने दोनों हाथ से अपना ओवरफ्लोइंग गाउन को पकड़ के थोड़ा सा उठाकर आगे खड़ा कार के तरफ चलने लगता है। कार के पास पहुंचकर जाओजन काले विंडो से झांककर देखने की कोशिश करता है अंदर कोई है कि नहीं देखने के लिए, बट ब्लैक विंडो के बीच से वो कुछ देख ही नहीं पाता। जाओजन कोई नहीं है सोचकर पीछे मुड़कर चले जाने ही वाला था, तभी पीछे से कोई उसे पकड़कर कार के अंदर खींच लेता है। ऐसे सडन सीन से जाओजन बहुत घबरा जाता है। वो हेल्प के लिए चीखने ही वाला था, पर तभी उसके मुंह पर वो पर्सन जिसके गोद पर जाओजन लेटा है वो डार्क टेप चिपका देता है। जाओजन छटपटाते हुए उस पर्सन का फेस देखने का कोशिश करता है, पर वो देख नहीं पाता क्योंकि वो पर्सन एक ब्लैक मास्क पहना था। जाओजन फोर्सफुली उस पर्सन के हाथ को पकड़कर उठ बैठने की कोशिश करने लगता है, पर वो ब्लैक मास्क पहना पर्सन एक हाथ से जाओजन के दोनों हाथ को कस के पकड़कर दूसरे हाथ से कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। जाओजन बहुत डर जाता है। उसे अभी भी पूरे सिचुएशन ठीक से समझ नहीं आ रहा था। वो इतना डर गया था कि सफोकेटेड होकर सेंसलेस हो जाता है। जब जाओजन का सेंस लौटता है, तब उसके आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा था क्योंकि उसके आंखें ब्लैक कपड़े से बंधा था। वो अपने हाथ एंड पैरों को हिलाने का कोशिश करता है, पर बिल्कुल भी हिला नहीं पाता क्योंकि उसके हाथ एंड पैर भी किसी चीज़ से बंधा हुआ था। आखिर में हार मान के चुपचाप शांत बैठ के जाओजन सुनकर पता लगाने का कोशिश करता है कहाँ है जानने के लिए, पर उसे कुछ अच्छे से सुना नहीं दे रहा था। सिर्फ बड़े बड़े शिप के सायरन के आवाज़ जाओजन के कान में गूंजने लगता है। इस सायरन का आवाज़ एंड जिस जगह पे बैठा है उस जगह के हिलना डुलना महसूस करके जाओजन समझ जाता है कि वो समुंदर में किसी बोट के अंदर बैठा है। ये महसूस करते ही जाओजन का मन और भी घबरा कर पूरे शरीर को कांपने में मजबूर कर देता है। वो समझने की कोशिश कर रहा था वो पर्सन उसे कहाँ ले जा रहा है। तभी बोट अचानक चलते चलते रुक जाता है एंड कोई पर्सन उसे कंधे में उठाकर चलने लगता है। जाओजन का हालत अब रोने वाला हो गया था। वो घबरा कर सोचता है, किसी और पर्सन के हाथों डेंजरियसली मरने से अच्छा है मैं समुंदर के पानी में डूब कर मर जाऊँ। ऐसा सोचकर जाओजन छटपटाने लगता है, पर वो पर्सन जिसने जाओजन को कंधे पर उठा के चल रहा था उस पर इस छटपटाने का कोई असर नहीं होता।
वो पर्सन जैसे कामली चल रहा था वैसे ही चलते रहता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीतने के बाद अचानक एक लकड़ी का दरवाज़ा खोलने का आवाज़ जाओजन को सुनाई देता है। एंड तभी अचानक कोई हार्ड चीज़ के ऊपर वो पर्सन जाओजन को धड़म से फेंक देता है। जाओजन को बहुत जोर से लगता है, इसीलिए वो बैग पर मसाज करते हुए रोने लगता है। तभी उसके आंखों के सामने से ब्लाइंड फोल्डेड कपड़ा हट जाता है। कपड़ा हटते ही जाउजान टीआरई सी आंखों में सामने की ओर देखता है। एंड वो बहुत चौंक कर थोड़ा थोड़ा करके खुद के बॉडी को घसीटते हुए पीछे के ओर खींचने लगता है, क्योंकि उसके सामने बैठा पासेंट का लाल लाल गुस्से वाले आंखों का ग्लेयर देखकर जाउजान को उस पासेंट का इंटेंशन थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। उसको ऐसे पीछे हटते देख वो पर्सन डार्क वॉइस में बोलता है, डर क्यों रहे हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ डरने जैसा कुछ किया है? बट आई एम सो सॉरी, बिकॉज मेरे वजह से तुम्हारा शादी टूट गया। बट यू कैन ब्लेम मी, ओके? क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे पापा के वजह से हो रहा है। अब सब कुछ स्टार्ट करके भूल जाने से सब खत्म तो नहीं हो जाता ना, क्योंकि आई हैव टू टेक माई रिवेंज। बट डोंट वरी, तुमको मैं कुछ नहीं करूँगा अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो तो। सो नाउ स्टे साइलेंट एंड लेट मी चेक ऑन यू। ऐसा बोलकर वो पासिन जाओजन के आगे आकर उसका ग्राउंड एंड एवरीथिंग उठा उठा कर कहीं कुछ है कि नहीं ढूंढने लगता है। ये देखकर जाओजन जल्दी से अपने बंधे हुए पैरों से उस पर्सन को जोर से लात मारता है। ये लात खा के वो पर्सन अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, डोंट आई से, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो देन मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बट शायद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हो। बट तुम्हें डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ माई सिस्टर। पर ऐसे ही लगातार बिहेव करते रहोगे देन तुम्हारा हाथ पैर काट के बिठा के रखूँगा, समझ गए? ऐसा बोलकर वो फिर से सर्च करने लगता है। पर जब कुछ टाइम तक सर्च करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, तब वो पर्सन जाउजन के मुंह से डार्क टेप हटा के सीरियस वॉइस में बोलता है, नाउ लेट मी आस्क यू प्रिंसेस, व्हाट इज़ योर नेम? डार्क टेप बहुत जोर से खींचने के वजह से जाओजन के लिप्स पर बहुत जोर से लगा था, इसीलिए पेन पर ध्यान रहने के वजह से जाओजन उस पासेंट का बात ठीक से सुन नहीं पाता, जिस वजह से वो कोई आंसर ना करके चुपचाप स्नाइप करते हुए रोए जा रहा था। ऐसा देखकर एक टाइम पर वो पासेंट जाओजन के पास आकर उसके गालों को दबाकर गुस्से वाले वॉइस में बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? जाओजन इस बार रोते रोते स्नाइप करते हुए आंसर देता है, जाओजन, पर अगर आपको मेरा नाम नहीं पता देन आपने मुझे किडनैप क्यों किया? जाओजन के इस सवाल का आंसर ना देकर वो पर्सन अपना एक आईब्रो ऊपर उठाकर बोलता है, क्या तुम लड़का हो? जाओजन हाँ में सिर हिलाता है। एंड ये देखकर वो पर्सन जिस बेड में जाओजन बैठा था उस पर लात मार के बोलता है, डैम इट। ऐसा बोलकर वो पर्सन रूम से बाहर चला जाता है। जाओजन को सुनाई देता है वो पर्सन किसी के साथ फोन पर फ्रस्ट्रेटेड होकर बातें कर रहा है, पर जाओजन को ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो बेड से उतरकर बंधे हुए पैरों से उछल उछल कर दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगता है। जाओजन को सुनाई देता है वो पर्सन फोन पर बोल रहा है, अंकल, एक प्रॉब्लम हो गया, मैंने किसी गलत पर्सन को उठाकर ले आया है। फ़ोन का वॉइस थोड़ा तेज होने की वजह से जाओजन को सुनाई देता है दूसरे तरफ का पर्सन बोल रहा है, आर यू श्योर युबो? यहाँ का सिचुएशन देखकर तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुमने किसी गलत पर्सन को उठाया है। दूसरे पर्सन का बात सुनकर जाओजन को पता चलता है इस किडनैपर का नाम ईबो है। जाओजन ये सारे बातें सुनकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वो बोलता है, आई एम श्योर अंकल, उसका नाम जाओजन है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो जाओजन ब्राइट के कार पर बैठ के ब्राइट के जैसा सच कर क्यों जा रहा था।
सारा प्लान बिगाड़ दिया। अब फिर से सब कुछ पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड। ईवो और भी कुछ बोलने जा रहा था, तभी रॉजर दूसरी तरफ से बोलता है, डोंट फील लाइक दिस, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। शायद वो जाओजन जाओसू का कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है, वरना जाओसू ऐसे पैनिक बिहेव नहीं करता। क्या तुमने न्यूज़ खोलकर देखा है? ईवो कन्फ्यूज होकर बोलता है, नहीं, पर क्यों? ये पर्सन तो उसका बेटी नहीं है। देन जाओसू को ये पैनिक बिहेव क्यों करेगा? इसके आगे जाओजन को और कुछ सुनाई नहीं देता। जाओजन शॉक्ड होकर अच्छे से कान लगाकर फिर से सुनने की कोशिश करने जा रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है एंड जाओजन एकदम से स्टार्टलेट होकर लकड़ी के फ्लोर पर धड़ाम से गिर जाता है। ये चीज़ देखकर ईवो मोकिंगली मुस्कुरा कर बोलता है, क्या जितना सुनना था उतना सुन लिया? वैसे कितना इंफॉर्मेशन अरेंज किया, हाँ? डिड यू फील सेटिस्फाइड? Hey Jan lovers, if you like this story then subscribe, like, comment. जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।